Class 10 Civics Federalism. So, what is federalism? It is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म क्या है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसके अंदर जो पावर होता है वो डिवाइडेड हो जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. यानी हमारे केस में क्या होगा, द पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स. Now there are certain types of governance in federalism. So first let us look at the two levels of government. Now under two levels of government, it is for the entire country, and then you have the government at the various provinces or states. Now both enjoy power independent of each other. दोनों का power अलग अलग mentioned होता है, कोई किसी के उसमें का interfere करता नहीं है. State government has power of its own and is not answerable to the center. यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का पावर है और वो केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल यूएसए. देन यू हैव द यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. देर आर नो स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. देन देर आर सब यूनिट्स विच आर सबऑर्डिनेटेड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंटर कैन पास ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टली. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो अथॉरिटी. एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम. Now features of federalism. Now federalism के features क्या है कि usually there are two or more levels of government. ठीक है, each level has its own power और jurisdiction. हर लेवल का अपना पावर है और अधिकार क्षेत्र है कि उसके पावर वहाँ तक एक्सरसाइज हो सकते हैं. Now jurisdiction is specified by the constitution and there is constitutional guarantee of authority. अब किसका पावर कहाँ तक रहेगा ये डिफाइन कौन करता है, तो उस देश का संविधान डिफाइन करता है कि किस सरकार की अथॉरिटी कहाँ तक है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसे गारंटी भी करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर आपको संविधान में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी अकेले इसको कर सकता नहीं है. कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. कोर्ट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है. मतलब उसका सही मतलब कौन समझाएगा, कोर्ट समझाएगी. ठीक है, और किस गवर्नमेंट का क्या पावर है अगर कहीं पे क्लैश होता है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हेल्प्स टू क्लैरिफाइड. ना सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस विद इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर मान लो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, the Supreme Court will act as umpire between them and will decide the matter कि who is right, who is wrong. Similarly, if there is a dispute between central government and state government of any state, then again Supreme Court is the authority to decide on the matter. Sources of revenue are clearly specified. अब टैक्स कलेक्ट करना होता है स्टेट को भी और सेंटर को भी, तो किसका रेवेन्यू सोर्स क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो क्लियरली स्पेसिफाइड. ठीक है, फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड और प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. यानी देश की एकता और सुरक्षा दोनों को गारंटी करना, और टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. जो देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, फिर भी देश एक होता है, तो रीजनल डाइवर्सिटी को एक साथ इकट्ठा करके रखना. ठीक है, and to show India as one or to show any country as one in spite of being diverse in nature. Now, crucial aspects of an ideal federalism. हम ऐसी क्या दो चीज़ें हैं जी हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कंट्री फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है. क्या ऐसी दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. हर सरकार को, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, they will have to agree to a formula regarding power sharing. किसके पास क्या पावर रहेगा ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. दूसरा, ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर. आपको आपस में भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा. ठीक है, कि दोनों को साथ में ही काम करना होता है, नो मैटर व्हाट हैपन्स. ठीक है, वन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द अदर. नाउ देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. One is coming together federalism and second is holding together federalism.
हम बात करेंगे पहले कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की ना। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो साथ में आए और एक बड़ा यूनिट खड़ा करते हैं, यानी एक बड़ा देश बनता है। द इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पोलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। अब ये स्टेट्स क्या करेंगे, खुद की पहचान बनाए रखने के लिए और खुद का इन्फ्लुएंस खुद पे बनाए रखने के लिए वो सॉवरेनिटी और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं। यानी यूजुअली ऐसे स्टेट्स में क्या होता है कि ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओन सिम्बॉल, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर। इसके ज़रिए दिखाया जाता है कि भाई ये फ्लैग है तो ये इस स्टेट का फ्लैग है, ठीक है। देन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। कमिंग टू इधर में क्या होता है कि हर स्टेट के पास बराबर का पावर होता है। इसके एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए में देखिए आप, हर स्टेट, चाहे टेक्सास हो, डलास हो, पेंसिल्वेनिया हो, ठीक है, साउथ कैरोलिना हो, कैलिफोर्निया हो, कोई भी स्टेट लीजिए, उसका अपना फ्लैग होगा, अपना रूल बुक होगा और अपना सिंबल होगा, ठीक है। दिस इज टू रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट देयर सॉवरेनिटी। नाउ लेट अस लुक एट, जस्ट अ मिनट, नाउ लेट अस लुक एट द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है होल्डिंग टुगेदर में, तो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड सेंटर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ये एक बड़ा देश है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है, और एक सेंटर होता है बीच में। और पावर भी डिवीज़न कैसे होता है, यूनिट्स और सेंटर के बीच में। सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। हमेशा याद रखना कि होल्डिंग टुगेदर में सेंटर इज़ यूजुअली मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, ठीक है। जबकि कमिंग टुगेदर में क्या था कि एवरी स्टेट हैव इक्वल पावर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी इन इट। लेकिन कमिंग होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट बॉस। देन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, ठीक है। यहाँ पे हर स्टेट के पास इक्वल पावर होता नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अ गवर्नर इन मध्य प्रदेश इज़ नॉट एज पावरफुल एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, दे आर मोर पावरफुल कंपेयर्ड टू दी गवर्नर्स इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा अब तक जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, बाकी के स्टेट्स के पास नहीं था। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि अनइक्वल पावर। जम्मू कश्मीर के पास खुद का फ्लैग था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो और बाकी स्टेट के पास नहीं था, तो इट वाज ऑल अनइक्वल, ठीक है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। नाउ व्हाट हैज़ मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है। तो पहली चीज़ ये है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या डिक्लेयर किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, इंडिया में 3 टायर फेडरलिज्म है। यू हैव द यूनियन गवर्नमेंट, यू हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड यू हैव द पंचायत्स, ठीक है। फिर जो लेजिस्लेटर पावर है वो भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, रिस्पेक्टिवली अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इन 3 लिस्ट में पावर को बांटा गया है। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरीज। इंडियन यूनियन के अंदर, भारत गणराज्य के अंदर हर स्टेट का पावर सेम नहीं है, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज, दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार होगी, उनके पास ज़्यादा पावर रहते नहीं है। नाउ चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर आपको पावर शेयरिंग फार्मूला में कोई भी सुधार करना है तो उसे पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और आपको दोनों जगह पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, द अपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन।
अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेके, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही कौन गलत। अपेक्स कोर्ट का मतलब है हाईएस्ट कोर्ट, और इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ द 3 लिस्ट्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं यूनियन लिस्ट को। नाउ यूनियन लिस्ट है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाएगा जो देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी इस लिस्ट के हिसाब से यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो अथॉरिटी है जो इस मामले में कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये यूनियन के मैटर्स हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल प्ले करती नहीं है, ठीक है। फिर है स्टेट लिस्ट। नाउ दिस हैव सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। हर स्टेट के अपने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें स्टेट खुद अथॉरिटी है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस चलता नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज इन इट, ठीक है। जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, दिस आर ऑल स्टेट सब्जेक्ट्स एंड एवरी स्टेट हैज़ राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग दिस मैटर्स। और सिर्फ राइट ही नहीं, ये उनकी ड्यूटी भी बनती है। एंड देन देयर इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, फिर वो स्टेट और सेंटर दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं इसमें, और दोनों को मिल के इसमें काम करना पड़ता है। नाउ बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉस अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रूल होगा और स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? भारत पावर शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस करता है? तो उसमें पहली चीज़ है बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ पे भारत में जो स्टेट्स बने हैं वो भाषा के आधार पे बने हैं, ना कि धर्म के आधार पे, ठीक है। नाउ विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ है। और सन 1947 से लगातार नए स्टेट्स बने। रिसेंटली बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये एक स्टेट था। नाउ दे आर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज जो लास्ट ईयर 5 अगस्त को बने, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला बार बार चेंज हो सकता है, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू नीड्स बन सकते हैं। नाउ रिमेंबर, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया है। भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर पूरा वर्किंग चलता है, एक है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। उसके अलावा 22 और भाषाएं ऐसी है जो हर स्टेट को यूज़ करनी होती है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। समय समय पे पावर शेयरिंग के फॉर्मूला भारत में बदलते आए हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट, दिस हैज लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। अब अगर केंद्र में किसी को सरकार बनानी है तो मेजोरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है लोकल पार्टीज़ का, रीजनल पार्टीज़ का, ठीक है। तो उनकी डिमांड बेसिकली रहती है कि वी वांट मोर पावर इन आवर स्टेट। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट से लॉ पास करवा के पावर शेयरिंग की फॉर्मूला बदलते रहते हैं, ठीक है। और भारत में 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स का हमने जो लिस्ट देखी, दिस इज द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Then you have another set of powers also known as the residuary powers. अब ये वो पावर्स हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं होते, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें रूल कौन बनाएगा फिर, तो उसमें बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नाउ रेजिडरी पावर्स आर सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर द 3 लिस्ट्स, यानी ये सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट किसी में भी मेंशन होते नहीं हैं। तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉस, ठीक है। तो रेजिडरी पावर में कानून बनाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि भारत में कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो ये जैसे आपने देखा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया, तो इट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। नाउ इट फॉल्स अंडर रेजिडरी पावर। तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है
ऐसे मामलों में एक्शन लेने की। नाउ व्हाट इज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स? Many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common language have been brought together, states have created on the basis of culture, ethnicity and geography that has made the country united and administration made easy. हमने भाषा के आधार पर भारत में स्टेट्स बनाए हैं, हमने कॉमन भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ लाए हैं, उनके कल्चर के आधार पे, वहाँ पे रहने वाले ग्रुप्स के हिसाब से और उनकी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। इससे देश एक हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, ऑल द स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज और कल्चर। लैंग्वेज पॉलिसी, भारत की भाषा नीति क्या कहती है? तो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अब एक बहुत बड़ा इश्यू होता था कि डिक्लेयर हिंदी टू बी नेशनल लैंग्वेज, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इट कि भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसी रीज़न से हिंदी को कभी भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर दिस, द सदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स दे आर कंफर्टेबल विथ द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द western states are comfortable with Hindi, whereas the northeastern states and southern states they are not comfortable with Hindi but with English. तो इसीलिए किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना मतलब दूसरों पे उसको थोपना होता है। इसी रीज़न से किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा भारत में 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर रखा गया है जो वेरियस स्टेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेंटर अग्रीज टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी एंड बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट छपता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो दोनों भाषाओं में रखा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसे आपका जैसे बोर्ड का पेपर भी है सीबीएसई का, वो भी 2 भाषाओं में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, ताकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, अब हमेशा ये डिस्कसेबल टॉपिक रहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके संबंध कैसे रहने चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये रिश्ते ख़राब भी होते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम, कि केंद्र सरकार अपनी पावर्स का गलत उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकती अनलेस देयर इज़ फ्रूटफुल एविडेंस की ज़रूरत है उस सरकार को बर्खास्त करने की, तब तक आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर एट फॉल्ट। इसका रिसेंट एग्जांपल था उत्तराखंड में, ठीक है। पिछली सरकार में ये एग्जांपल था कि उस समय की कांग्रेस सरकार जो उत्तराखंड में थी उसको बर्खास्त किया गया था, प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगाया गया था, जबकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, सरकार के पास मेजोरिटी थी और वो फंक्शन कर रही थी। इट वॉज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड द गवर्नमेंट बैक एंड वांट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिटर्न। लेकिन फिर इलेक्शन हुए और वो हार गए, वो सेकंड चीज़ है, ठीक है। लेकिन कभी कभार केंद्र सरकार अपनी पावर का दुरुपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सरकार ने ऐसा किया है। इससे पहले केंद्र सरकार में जितनी भी सरकारें रही हैं किसी भी पार्टी की, उन्होंने भी अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हुए या गलत इंटेंशंस के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है। और अब एक नया कॉन्सेप्ट निकला हुआ है कोलिजन गवर्नमेंट्स का, ठीक है। तब उस दौर में पावर शेयरिंग उस मैच ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि स्टेट पार्टीज अपना शेयर भी पावर शेयरिंग में मांगती हैं और इससे एक हेल्दी रिलेशन बना रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नाउ व्हाट हैज़ ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? भारत में फेडरलिज्म सक्सेस कैसे रहा? पहला, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। भारत की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक in नेचर है, ठीक है। विन और लूज हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आइदर रिजल्ट्स आर इन फेवर और अगेंस्ट, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और उसके अलावा डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, हर किसी के मन में ये है कि हम साथ में रहे। किसी के मन में उस प्रकार की भावना आज उत्पन्न नहीं होती है ना, कि ये यहाँ नहीं चाहिए, वो यहाँ नहीं चाहिए। तो दिस इज़ वॉट मेक्स इंडिया अ ट्रूली फेडरल कंट्री। नाउ व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? अब क्या करने से फेडरलिज्म को खतरा है?
पहली चीज़, सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। ये कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी पार्टी केंद्र सरकार में हो, वो अपनी राइवल पार्टीज पे काबू करने के लिए जहाँ पर भी उसकी सरकार है किसी भी स्टेट में राइवल पार्टी की, उसको डिसमिस करने की बात होती है। इससे केंद्र सरकार क्या करती है, संविधान का मिसयूज़ करके, लूप होल्स पकड़ के मिसयूज़ करके वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को बर्खास्त करती है, जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया उत्तराखंड का। Then coalition governments led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government। और जब से coalition governments फॉर्म होने का प्रचलन हुआ, ठीक है, तब से एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो था वो बढ़ा है हर किसी में, ठीक है। क्योंकि अगर सेंटर में कोई लॉ पास करवाना है, यू विल रिक्वायर हेल्प फ्रॉम स्टेट्स। अगर वहाँ पे कोई रीजनल पार्टी है, यू विल रिक्वायर देयर हेल्प टू पास द लॉ। तो यू नीड टू मेंटेन बेटर रिलेशंस विद द स्टेट्स, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, कि आप उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे जब तक की ज़रूरत न हो। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ पावर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था, बहुत सारा पावर था, उसमें से कुछ पावर लेके अपने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। सेंटर और स्टेट से कुछ लेके आपने किसको दिया, लोकल गवर्नमेंट्स को। वाइज क्यों देना पड़े, क्योंकि वास्टनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज एंड पॉपुलेशन, हमारे भारत के स्टेट्स है वो काफ़ी बड़े हैं साइज में भी और जनसंख्या भी ज़्यादा है। दूसरा, हमारे स्टेट्स भी इंटरनली डाइवर्स हैं। एक गांव का कल्चर दूसरे गांव के मुकाबले में अलग होता है, समझे, इसीलिए आपको पावर नीचे तक देना पड़ता है। दैट इज़ वाई वी हैव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ विलेज पंचायत। एंड देन देयर इज नीड फॉर पावर शेयरिंग टू मेक श्योर दैट नोबडी बिकम्स ऑटोक्रेटिक इन नेचर, आइदर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट आर द बेसिक आइडियाज बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन? इसके पीछे की सोच क्या है? पहला, सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। आपको हर चीज़ स्टेट तक नहीं ले जानी पड़ेगी, आपको हर चीज़ सेंटर तक नहीं ले जानी पड़ेगी। इसके लिए क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, ताकि क्या हो इससे कि लोकल लेवल पर ही आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? तो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। मेरे एरिया में क्या तकलीफ है उसकी नॉलेज मुझे है, मेरे एमएलए को शायद नहीं होगी, या फिर मेरी स्टेट गवर्नमेंट को शायद नहीं होगी कि मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। एक नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं कि जो पैसा सेंट्रल या स्टेट से आ रहा है उसको खर्चा कहाँ किया जाए, और जो चीज़ें अभी है उसको एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए। तो लोकल अथॉरिटीज़ को इसका नॉलेज ज़्यादा होता है। इससे एक और चीज़ होती है, वो है कि डिसीजन मेकिंग में लोगों का रोल और बढ़ता है। तो देयर इज़ मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का एक और प्रिंसिपल क्या है? लोकल गवर्नेंस का। तो उसे भी आपको फुलफिल करना है। तो दैट इज़ वाई यू नीड टू गिव पावर्स टू दी लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि सेंटर गवर्नमेंट है, यू हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, देन यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। शहरों के लिए अलग है और गाँवों के लिए अलग। शहरों में यू हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस फॉर बिग सिटीज़, एंड देन यू हैव म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स। सिमिलरली यू हैव जिला पंचायत फॉर डिस्ट्रिक्ट, तहसील पंचायत और ब्लॉक पंचायत फॉर ब्लॉक और तहसील, एंड देन यू हैव योर विलेज पंचायत, ठीक है। तो पावर शुरू कहाँ से होता है? प्राइम मिनिस्टर से, और ख़त्म कहाँ होता है? सरपंच तक, ठीक है। हम बेसिकली कहने जाए तो पावर शुरू होता है एक एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और ख़त्म होता है एक मेंबर ऑफ विलेज पंचायत पर। नाउ द 1992 एक्ट ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। साल 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का एक्ट पास हुआ। इसके अंडर में क्या स्टेप्स लिए गए? तो स्टेप्स टेकन फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर, इट इज़ मैंडेटरी और कंपलसरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। उनका टर्म भी 5 ईयर्स का रहता है, तो आपको उनका इलेक्शन भी समय समय पे करवाने होते हैं। देन
same compare you will have to make reservations for ST, SCs and OBCs as per the provisions made in the assemblies and the parliament. ठीक है, जिस प्रकार का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में है या स्टेट असेंबलीज में है, उसी प्रकार का रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा विलेज या पंचायत में भी. Then 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन. उसके अलावा इन इलेक्शंस को कंडक्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं दे आर डन बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और देश के भी दे आर डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लेकिन पंचायत के चुनाव कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा. नाउ स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू शेयर सम पावर एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज. ठीक है, तो राज्य सरकार को अपने कुछ अधिकार लोकल गवर्नमेंट को भी देने हैं और रेवेन्यू का शेयर भी लोकल गवर्नमेंट को देना है. ठीक है, तो लेट अस लुक एट दी पंचायती राज और दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. रूरल में हम बात कर रहे हैं रूरल इंडिया की, तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. बात करते हैं विलेज लेवल में, तो यू हैव योर ग्राम पंचायत. इट इज़ फॉर्म बाय द ग्राम सभा और इसका हेड होता है सरपंच. फिर ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल, ऑल्सो नोन एज दी पंचायत समिति. दे आर इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स ऑफ पंचायत. ठीक है, एंड द BDO इज हेड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द हेड ऑफ अ ब्लॉक लेवल पंचायत. देन यू हैव योर डिस्ट्रिक्ट. इट इज नोन एज द जिला परिषद. इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं, इसके अलावा उस एरिया का MLA और उस एरिया के MP ये भी उसके सदस्य होते हैं. और जिला चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द जिला परिषद. ठीक है, देन यू हैव योर लोकल गवर्नमेंट्स. इन अर्बन हम बात कर रहे हैं अब शहरों की, तो टाउन्स और सिटीज़. अब तक बात थी डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील और विलेज की, अब बात हो रही है टाउन्स और बिग सिटीज़ की. हम बात करेंगे टाउन्स में, तो यू हैव म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड. बिग सिटीज़ में यू हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर उसका हेड होता है. नाउ व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स. लोकल गवर्नमेंट्स क्या डिफ़िकल्टी फेस करती है? पहली चीज़ तो इलेक्शंस टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. ठीक है, कुछ ना कुछ रीजंस को डिले किया जाता है. और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज टू द लोकल सेल्फ governments. This is also another cause of worry. These are the two important difficulties faced by the local governments. Thank you. The lesson ends here.